हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों के बोल्शेविक क्रांति के भाग 4 में वीडियो में बात कर रहे हैं। कुछ विभिन्न कारणों की चर्चा हमने पिछले 3 वीडियो में की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय तक रूस की क्रांति की क्या भूमिका रही और मार्च 1917 में क्रांति जो प्रारंभ हुई उसकी भूमिका किस तरह से बनी, वीडियो नंबर 4 में हम बात करते हैं। तो मैं आपको तत्कालीन परिस्थितियों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगस्त 1914 में रूस ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। प्रारंभ में रूसी सेनाओं को सफलता तो मिली, किंतु कुछ ही समय बाद जर्मनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी। सेना को पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि रूस के कारखाने पर्याप्त युद्ध सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकते थे। अतः युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशों से आए हुए हथियार भी बंदरगाहों पर पड़े रहते थे और उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जा रहा था। यातायात का समुचित विकास नहीं होने के कारण भी समय पर रसद पहुंचाने में कठिनाई हो रही थी। रूसी सरकार ने प्रारंभिक 3 वर्षों में लगभग 15 लाख सैनिक मोर्चे पर भेज दिए, जिससे खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई और कृषि उत्पादन कम हो गया। अतः सेना एवं नागरिकों के लिए खाद्य सामग्री की कमी हो गई। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के भाव इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि लोगों का निर्वाह होना कठिन हो गया। युद्ध क्षेत्र से वापस भेजे गए निराश और क्रुद्ध सैनिक भी उनके साथ मजदूरों और किसानों के साथ हो गए। जार पर उसकी पत्नी का प्रभाव अत्यधिक था और वह जर्मन थी, अतः रूस के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। फलस्वरूप उस समय यह अफवाह फैलने लगी कि पत्नी के प्रभाव में आकर जार जर्मनी से संधि करना चाहता है। इससे सर्वत्र उत्तेजना फैल गई। शासन में अनुचित हस्तक्षेप करने वाले पवित्र साधु रास्पुटिन की दिसंबर 1916 में हत्या कर दी गई। इस हत्या से स्पष्ट हो गया कि राजदरबार में भी एकता का अभाव है। इसके बाद भी जार निकोलस II की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसका अयोग्य शासन पूर्ववत गलतियां करता रहा। एक और तो सेनाओं की निरंतर हार से जनता क्रुद्ध थी, दूसरी ओर अनाज, ईंधन, कपड़े आदि की कमी होने लगी, जिससे इन वस्तुओं के भाव अत्यधिक बढ़ गए। जनता का यह विश्वास था कि देश में इन वस्तुओं की कमी नहीं है, वरन पूंजीपतियों ने इन वस्तुओं का भारी स्टॉक कर रखा है। जनता ने शासन की अयोग्यता और भ्रष्टाचार को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया। ऐसी स्थिति में रूस में अचानक क्रांति हो गई, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी और जिसके लिए क्रांतिकारी दल भी तैयार नहीं था। क्रांति का तत्कालीन कारण रोटी की कमी थी। 18 मार्च 1917 को मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोगार्ड में हड़ताल कर दी। मजदूरों की भीड़ ने सड़कों पर रोटी के नारे लगाने आरंभ कर दिए और लूटमार प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन होते रहे। वे रोटी दो के साथ अत्याचारी शासन का नाश हो के नारे भी लगाने लगे। 1 मार्च को पेट्रोगार्ड के सभी कारखानों में हड़ताल हो गई। मजदूरों ने पुलिस के हथियार छीन लिए और सम्राट ने उनका दमन करने के लिए सेना भेजी, किंतु सेना ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। सर्वत्र क्रांति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। सम्राट ने क्रोधित होकर 12 मार्च को ड्यूमा को भंग कर दिया और सैनिक टुकड़ियों को आदेश दिया कि उपद्रवकारियों पर गोली चला दी जाए, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और उपद्रवकारियों से जा मिले। हड़ताली मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर सैनिक एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत बना ली तथा शासन की वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले ली। 14 मार्च को क्रांतिकारी परिषद एवं ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर अस्थायी सरकार का निर्माण कर लिया, जिसका अध्यक्ष प्रिंस लॉव था। अस्थायी सरकार के मंत्री बड़े योग्य थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेता करंस्की न्याय मंत्री, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुचकाव युद्ध मंत्री था और संवैधानिक लोकतंत्रीय दल का नेता
कोव विदेश मंत्री था। 15 मार्च को निकोलस सेकंड ने अपने भाई माइकल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया, किंतु अस्थायी सरकार के सदस्य राजतंत्र बनाए रखने एवं गणतंत्र की स्थापना के बारे में एकमत नहीं हो सके, अतः माइकल ने भी सिंहासन अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार मार्च 1917 की क्रांति के फलस्वरूप रूस के निरंकुश सम्राटों के शासन का अंत हो गया। पेट्रोग्राड की क्रांति को संपूर्ण देश ने स्वीकार कर लिया। हम बात करें अस्थायी सरकार के कार्यों की, तो अस्थायी सरकार ने संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती थी, अतः उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे भाषा और प्रेस की स्वतंत्रता घोषित कर दी, राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया, यहूदियों के विरुद्ध जितने कानून बनाए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया, पोलैंड को स्वायत्त शासन का वचन दिया गया, फिनलैंड के वैध अधिकारों को मान्यता दे दी गई, देश का नया संविधान बनाने के लिए एक नवीन संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई। इस प्रकार अस्थायी सरकार ने लोकतंत्रवादी सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करना आरंभ किया, किंतु अस्थायी सरकार को अनेक जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक ओर तो अस्थायी सरकार असफल युद्ध को संचालित करना था और दूसरी तरफ आंतरिक व्यवस्था स्थापित करना। अस्थायी सरकार मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध जारी रखना चाहती थी, किंतु मजदूरों और सैनिकों की सोवियत चाहते थे कि युद्ध बंद कर दिया जाए, भूमिपतियों को भूमि बिना मुआवजा के ग्रहण करके किसानों में वितरित कर दी जाए और सभी महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अगले पॉइंट में हम देखें कि जब विदेश मंत्री मिल्यूकोव ने मित्र राष्ट्रों को सूचित किया कि रूस की सरकार युद्ध को जारी रखेगी, तब पेट्रोग्राड की सोवियत ने इसका विरोध कर दिया। फलतः विदेश मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा और इसके साथ ही गुचकाव ने भी त्यागपत्र दे दिया। पेट्रोग्राड की सोवियत तथा उसके नेता अस्थायी सरकार में विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने गांव-गांव में स्वतंत्र सोवियतों का निर्माण कर लिया। अस्थायी सरकार और सोवियतों में तीव्र मतभेद था। आगे हम बात करें केरेंस्की का सत्ता प्राप्त करना, तो सोवियत और सरकार के बीच मतभेद बढ़ते गए और राजनीतिक सुधारों से किसी को भी संतोष नहीं मिला। अब रोटी की समस्या हल नहीं हो सकी और युद्ध बंद करके स्थायी शांति स्थापित करने में भी सफलता नहीं मिली। कैडेट दल के पतन के पश्चात मेशेन्विकी दल के हाथ में सत्ता आ गई और दल का करेंसी नेता था, क्रांति का रक्तपात का विरोधी था। वह युद्ध को यथाशीघ्र सम्मानपूर्वक स्थिति में समाप्त करना चाहता था, किंतु बोल्शेविक दल ने उसका निरंतर विरोध किया। इधर समाजवादियों में पारस्परिक मतभेद बढ़ने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर कार्निलाव ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाने का प्रयत्न किया, किंतु केरेंस्की ने बोल्शेविकों की सहायता से कार्निलाव के प्रयत्न को विफल कर दिया और इससे बोल्शेविकों को अपना प्रभाव बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। आगे हम इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लेनिन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।